चलिए, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड वाले बच्चे। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें मैंने आपको क्या कवर करा दिया मैं बताता हूँ। मैंने आपको पहले नेचर ऑफ एलिमेंट बताया, इसकी 3 चीजें मैंने आपको कवर कराई। उसके बाद मैंने आपको फंक्शन बताए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास के अंदर सिर्फ दिए दोनों पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में समझ लिया, विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, इजिली मेजरेबल एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, विच कैन बी आइडेंटिफाई कर लेते हो, मेजर आसानी से नहीं हो पाता, और यहाँ पर डायरेक्टली चार्ज नहीं करते, अ पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट करते, कॉस्ट को बांटते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा 11 पॉइंट आया था, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड पर है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। इसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़कर चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास का टारगेट है कंट्रोलेबिलिटी सीखना, एक ये नॉर्मलिटी, 2 तीसरा रिलेशनशिप अकाउंटिंग पीरियड, टाइम, चौथा ये, और 5 कोशिश करेंगे कि यहां तक कंप्लीट हो जाए। तो विदाउट वेस्ट करें हम चलते हैं कंट्रोलेबिलिटी। हम क्या चलते हैं, कंट्रोलेबिलिटी चलते हैं। सारा थ्योरी, अब कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है, इतना सब थ्योरी में कवर हो गया। तो बाय कंट्रोल, इससे पहले एक पॉइंट छूट रखा है, जिसके अंदर ये बताएंगे कि कॉस्ट को 3 भागों में बांटा गया है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक क्लास लग जाती है इसको समझाने में, क्वेश्चन कराने में, इसलिए नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज थोड़ी थ्योरी कवर कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल, उसके बाद थ्योरी खत्म हो जाएगा। राइट, आइए कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर कॉस्ट को 2 भागों में क्लासिफाई करा। एक को कहा कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक को कहा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नाम में ही फर्क आ रहा है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, और अनकंट्रोलेबल है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, पहले पढ़ेंगे। इट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ अंडरटेकिंग। कॉस्ट व्हिच आर एट लीस्ट पार्शली विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। जनरली ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, सम ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंस आर कंट्रोलेबल बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के बारे में कह रहा है, इट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अंडरटेकिंग। In another word, cost which are not within the control of management. Most of the fixed costs are uncontrollable. मेरी बात को ध्यान समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप दोनों पॉइंट समझ जाएंगे। मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का रेंट जाता है 1 लाख रुपए 1 साल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये महीना मेरा फैक्ट्री का रेंट जाता है। उस फैक्ट्री के अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, किसी प्रोडक्ट को बनाता हूँ। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं या मैं प्रोडक्ट ना बनाऊं, मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ली है, उसमें मैं 1 प्रोडक्ट बनाऊं, 2 बनाऊं, 10 बनाऊं, 100 बनाऊं, जितने मर्जी बनाऊं, क्या मेरा फैक्ट्री का जो रेंट है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, उस फैक्ट्री के रेंट मैंने दिया है और एक फैक्ट्री मैंने किराए पे ली है जिसका रेंट 10,000 रुपये 1 महीने का है। अब मैं उसमें जो मर्जी करूँ 1 महीने में, मुझे तो 10,000 रुपये देने ही देने हैं। तो मैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग करूं या मैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना करूं, तो मुझे तो 10,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। क्या मेरे हाथ में वो उसका कॉस्ट कंट्रोल करना है? नहीं है सर, आपको 10,000 पे करने ही पड़ेंगे। आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो जो फैक्ट्री का रेंट है ना दोस्तों, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये हमें पे करना ही पड़ना है, चाहे आप 1 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप 100 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप 1,00,000 प्रोडक्ट बना लो 1 महीने में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट 10,000 जाना ही जाना है। तो ऐसी कॉस्ट जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर मैंने फैक्ट्री रेंट पे ली नहीं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मतलब फैक्ट्री रेंट पे लेना बहुत जरूरी है, और फैक्ट्री रेंट पे लेना दोस्तों बहुत जरूरी है, और फैक्ट्री का रेंट भी पे करना पड़ेगा अगर फैक्ट्री रेंट पे लोगे तो फैक्ट्री का जो रेंट है वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। जबकि कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा रॉ मटेरियल में कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल है? मैं कम रॉ मटेरियल ला सकता हूं, मैं ज्यादा ला सकता हूं। मेरे को लगता है कि इस बार कम रॉ मटेरियल लाओ और कम यूनिट बनाओ, तो मेरे हाथ में है ना ये। तो मेरे को कितना बढ़ाना है, कितना लेबर मेरे हाथ में ये नहीं है। मेरे को 10 लेबर रखने हैं, 20 रखने हैं, 50 रखने हैं, ये मेरे हाथ में। क्या रेंट पे करना मेरे हाथ में? रेंट पे ना करना मेरे हाथ में नहीं सर, रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। आप कम नहीं पे कर सकते, आप ज्यादा पे नहीं कर सकते। आप
रेंट आपको कम ज्यादा नहीं हो सकता, रेंट जितना है उतना ही पे करना पड़ेगा, जबकि रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर को हायर करना, ये आपके हाथ में होता है। तो ऐसी कॉस्ट जो मैनेजमेंट के हाथ में होती है, मैनेजमेंट चाहे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है, उनको कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। और ये जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना वो कंट्रोलेबल होती है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये कंट्रोलेबल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये मैनेजमेंट के हाथ में है दोस्तों, राइट। और जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होती, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। पर ऐसी कॉस्ट जिसका इंपैक्ट जो पे करनी होगी, चाहे आप उसका यूज करो चाहे ना करो, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। कितने ही यूनिट बना लो, फैक्ट्री का रेंट, एक लेबर को मैं 10,000 रुपये एक महीने का दे रहा हूं, अब उससे काम कराओ या खाली बैठाओ या काम कराओ, वो आपकी मर्जी है, आपको 10,000 देने ही पड़ेंगे, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मैनेजमेंट के हाथ में होती है, आप मैनेजमेंट चाहे तो उसको बड़ा घटा सकता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को। और जिस कॉस्ट को हम कंट्रोलेबल नहीं कर सकते, जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होती, है ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मुझे फैक्ट्री का प्रोडक्ट, फैक्ट्री के अंदर कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है और मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे हाथ में है कंट्रोलेबल, मैं खरीदता नहीं, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी? नहीं होगी। सर ऐसा भी नहीं है कि कंट्रोल करा तो आपने पूरा ही जीरो कर दिया, अगर आप जीरो कर दोगे रॉ मटेरियल को, खरीदोगे नहीं, तो बनेगा कैसे प्रोडक्ट? मतलब कंट्रोलेबल का मतलब ये नहीं है कि 100% कंट्रोल है आपके पास। सर कुछ ना कुछ तो मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आप पूरा जीरो तो कर नहीं सकते। मतलब पार्शियल कंट्रोल रहता है, कुछ ना कुछ थोड़े हद तक कंट्रोल कर सकते हो, आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये नहीं पूरा खत्म कर दो, राइट। तो जहां पर मैनेजमेंट का पार्शियली कंट्रोल रहता है जिस कॉस्ट पर, वो हम क्या कहेंगे? कंट्रोलेबल कॉस्ट कहेंगे। और जहां पर मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता ही नहीं, आपको पे करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट बड़ा घटा नहीं सकता उसको, दैट इज अनकंट्रोलेबल, राइट। क्या समझ में आया आपको? ठीक, सिंपल है सारे के सारे। नॉर्मलिटी, एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, एक होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। अब नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? देखिए, नॉर्मलिटी के हिसाब से एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, एक होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। देखिए, जब आपकी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करता हूं किसी प्रोडक्ट का, तो मेरा दोस्तों कुछ ना कुछ वेस्टेज होता है जो एक नॉर्मल वेस्टेज में कवर होता है, क्योंकि आप जब किसी प्रोडक्ट को बनाओगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट होगा ही होगा। ये लोगों को पता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता है कि यार कुछ वेस्टेज होता ही होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन है मेरे पास, ठीक है। अब इस फोन का जो कर्व है, ये फोन का जो कर्व है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, जो इस फोन का कर्व है। अब मान लो ये सीट, एक फोन, ये पीछे का जो पैनल है, ये फोन का जो बैक पैनल है, कोई सा भी फोन ले लो, अपना फोन ले लो, बैक पैनल है, तो ये बैक पैनल क्या होगा? मशीन काटती होगी इस बैक पैनल को, ऐसे करके फोन में मशीन काटती होगी कि बैक पैनल ऐसे करके निकलते होंगे, बहुत सारे पैनल निकलते होंगे, ऐसे मशीन काटती होगी, है ना। तो मशीन कटने के बाद एक पूरी सीट पड़ी है, मान लो ये पूरी की पूरी सीट है, मान लो ये पूरी की पूरी सीट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पूरी की पूरी सीट है, मान लो, खोलन दो एक मिनट को, ये पूरी की पूरी सीट है। अब मैंने ये फोन रखा है यहाँ पर, अरे यार आ ही नहीं रहा ये तो, मैंने ये फोन रखा, ठीक है, तो बना लेता हूँ। तो ये पूरी सीट है, एक सीट है सर, ठीक है, एक सीट है। अब मैंने यहाँ फोन रखे, तो मैंने यहाँ पर सीट से फोन निकाले, ऐसे करके मैंने यहाँ पर एक फोन ये निकल गया, एक फोन का बैक पैनल ये निकला, फिर एक फोन का बैक पैनल यहाँ से निकल गया, फिर एक फोन का बैक पैनल यहाँ से निकल गया। इस तरीके से मैं बैक पैनल निकाले जा रहा हूँ, ऐसे करके निकल गए, है ना, ऐसे करके निकल गए। पूरा ही बनाऊंगा तभी बात बनेगी। इस तरीके से मैंने पैनल निकाले, सीट से निकलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं तो भाई एक ये पीछे और क्या है,
एक फोन के पीछे क्या होता है सर? पैनल ही तो है, कुछ ना कुछ लोहा होगा, मेटल होगा, कुछ ना कुछ तो मेटल की सीट होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, सीट के पैनल, एक बड़ी सीट ली मेटल की, उसमें से आप पैनल निकाले जा रहे हो। ठीक है, ये आपने पैनल यहाँ से मशीन ने काटे, ये सारी मशीन काटती है, ये काम मशीन का होता है पैनल को निकालना। ये आपने निकाल दिया। ठीक है, इतने सारे कितने पैनल निकल गए सीट में से बताओ जरा? सर इस सीट में से पैनल निकले हैं टोटल पैनल निकले सीट में से 1 2 3 4 5 6 6 3 9 निकले। मुझे बताओ ये जो जगह है, ये वाली जगह जो है जहां मैं रेड कर रहा हूं, इस जगह का क्या होगा? ये जगह और कहीं यूज हो सकता है? ये तो खराब हो गया ना। अब इमेजिन करो यहां से सारे पैनल निकल गए हैं, इमेजिन करो यहां से सारे पैनल निकल गए, तो ये जगह जो है दोस्तों, ये वाली जगह, ये तो खराब है, सारे पैनल निकल चुके हैं यहां से। तो जो ये सारे गड्ढे अगर निकल जाएंगे तो एक सीट को जब ऐसे पकड़ोगे तो इसमें बहुत सारे गड्ढे निकल आएंगे, खराब हो गया। वो तो एक ये भी तो एक वेस्टेज है, ये नहीं है? यस, एक वेस्टेज है दोस्तों। ऐसे ही यही होता है जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त तो कुछ ना कुछ वेस्ट होगा ही होगा, ये नॉर्मल वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ मान लो, अब बहुत सारी कंपनीज है जो आइस को डिलीवर करती है अलग अलग लोगों में, क्योंकि हर किसी के पास फ्रीज नहीं होता, इसलिए वो बर्फ से पानी पी के ठंडा करने का काम करता है। बर्फ चाहिए होती है, बहुत जगह यूज होती है, बर्फ का यूज बहुत जगह होता है। तो कंपनी जो बर्फ बनाने वाली है उनको ही पता है कि जब हम बर्फ बनाएंगे, हैवी माइनस टेम्परेचर को बहुत माइनस कर देंगे तो बर्फ बन जाएगी, वहां से बर्फ निकलेगी, तो कहीं पर डिलीवर करते करते बर्फ पिघलेगी नहीं पिघलेगी? ऐसा तो नहीं है कि सीधा उठा के कहीं और फेंक दी। दिल्ली से मुंबई लाने तक अगर बर्फ लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं पिघलेगी वो बर्फ, या कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए बर्फ ले जा रहे हैं आप, कहीं बाहर से बर्फ खरीद के लाते हो घर पे तो पिघल जाती है। ये तो नॉर्मल वेस्टेज है ही। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो उसमें कुछ वेस्ट निकलता है, जो एक नॉर्मल वेस्ट हुआ है वो निकलेगा ही निकलेगा, वो बनाने तक निकलेगा ही निकलेगा, और नहीं हो सकता। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें नॉर्मल वेस्टेज होती है, वो जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारी वजह से लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बर्फ लेकर आया, ठीक है, बर्फ लेकर आएगा, पिघल गई थोड़ी सी, और जैसे मैं बर्फ देने गया वो गिर गई मेरे से। अब गिर गई जो, वो तो हमारा लॉस हो गया है ना। अब गिरना क्या है, मेरी गलती है वो, जबकि पिघलना मेरी गलती नहीं है, वो तो पिघलेगा ही, पर जो गिर गया मेरे से वो मेरी गलती है। तो दैट इज, जो होना है जिनको हम रोक नहीं सकते वो है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं उसको। वो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, एक तरीके का लॉस भी मानते हैं उसको, हम कहेंगे नॉर्मल कॉस्ट है वो, क्योंकि भाई वो नॉर्मली इंकर्ड होगा ही होगा, है ना। अब ये सीट हमने पूरी खरीदी, इस पर जो बैक साइड जो सारे निकाल दिए, पूरे 9 के 9 पैनल्स के बाद जो सीट बची, वो भी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट आ रही है उसको, उसकी पूरी कहीं ना कहीं कॉस्ट होगी, तो वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट होती है। नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है, देखो इधर क्या लिखा है, नॉर्मल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट टू विच रेगुलरली और नॉर्मली विच आर इंकर्ड इन अ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये कॉस्ट खर्च करनी ही पड़ेगी, जबकि एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अनयूजुअल होती है, इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर मतलब रोज रोज नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। इंकर्ड विच इज इंकर्ड ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट का, हमसे प्रोडक्ट खराब हो गया, अब उसको ठीक करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी वो एबनॉर्मल है। अगर आप प्रोडक्ट खराब ही नहीं करते तो ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने इस तरीके से मशीन चलाई, इतना हैवी मशीन चला दी जिससे मशीन खराब हो गई। अब मशीन आप ठीक तरह से चलाते तो मशीन खराब नहीं होती। देखो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली कॉस्ट तो आएगी, मेरी एक मशीन है, अगर मैं ठीक तरीके से मशीन को चलाऊं तो बस मुझे सालाना कुछ रिपेयर कराने पड़ते हैं, मतलब मेंटेनेंस करानी पड़ती है, सर्विस वगैरह करानी पड़ती है। पर मैं हैवी नेचर मशीन चलाए जा रहा हूं, दिन रात चलाए जा रहा हूं, रोक ही नहीं रहा उसको, 24 घंटे दिन रात चली जा रही है वो, तो उसका मतलब मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा मशीन का, तो आपको फिर हैवी कॉस्ट लगेगी उसको ठीक कराने के लिए। तो ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मल कंडीशन में होती ही होती है उसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। पर जो ऐसी कॉस्ट जो इर्रेगुलर इन नेचर है, अनयूजुअल है, कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से ये कॉस्ट इंकर्ड हुई, जैसे कि मैंने मशीन चलाई चलाता गया, 24 घंटे चलाई जा रहा हूं, भट्ट करके बोल गई वो, तो ये हमारी गलती की वजह से है, ये हो गई एबनॉर्मल कॉस्ट। अब उसको ठीक कराने के लिए जो कॉस्ट खर्च होगी उसको एबनॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है सर। देखिए जो नॉर्मल कॉस्ट होती है उसका बर्डन जो होता है हम कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं। देखिए नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या है, वो कॉस्ट जो खर्च होनी है, वो कॉस्ट जो होगी उसको रोका नहीं जा सकता,
वो करनी ही पड़ेगी, हमारी गलती की वजह से नहीं है, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में खर्च करना ही पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट का बर्डन कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। जबकि याद रखिएगा एबनॉर्मल कॉस्ट हमारी गलती की वजह से होता है, और हमारी गलती की वजह से जो कॉस्ट इंकर होती है वो कस्टमर से चार्ज नहीं करते। तो नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इंकर्ड होगी ही होगी, जिसको रोकना ही जा सकता। अगर आप कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो ये खर्च होना ही होना है। पर एबनॉर्मल कॉस्ट रेगुलर नेचर की नहीं होती, इररेगुलर होती है, अनयूजुअल होती है। कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से हमारे को ये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉस्ट। इसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल कॉस्ट, जिसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करते। मतलब एबनॉर्मल कॉस्ट हमारी गलती की वजह से होता है, ये हमारा लॉस है, हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, हम कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे इसका पैसा। कस्टमर से चार्ज कैसे करते हैं हम पैसा? प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़कर, मतलब जो माल मैं कस्टमर को बेचूंगा उसमें ये कॉस्ट जोड़ दूंगा। पर एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं जोड़ा जाएगा कॉस्ट में, जबकि नॉर्मल कॉस्ट जोड़ा जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट होना ही है, इसको हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट हमारा लॉस है, कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए लिख दिया द बर्डन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट ट्रांसफर टू द कस्टमर। कैसे ट्रांसफर करेंगे? कॉस्ट में ऐड, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें जोड़ देंगे एबनॉर्मल नॉर्मल कॉस्ट को। जबकि एबनॉर्मल कॉस्ट जो होता है उसका बर्डन कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं करता, नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर। क्या करेंगे? इस एबनॉर्मल कॉस्ट को क्या करेंगे? अपने P&L अकाउंट में जाकर दिखा देंगे, ये हमारा लॉस है, कस्टमर का नहीं है, कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा। राइट? समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया। अब आता है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। देखो आपने दो चीज पढ़ी होगी, दो चीज, एक पढ़ा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक पढ़ा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिक में भी आप पढ़ोगे ये सब, अकाउंट के बेसिक में। आप मुझे बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? भाई ऐसा खर्चा जो हम कर रहे हैं और जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि ऐसा खर्चा जो हम कर रहे हैं, जिस चीज पे कर रहे हैं उस चीज का बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर उठाऊंगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि एग्जांपल, मैं बाइक खरीदता हूं, मैंने कोई बाइक खरीदी, तो बाइक खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बाइक खरीदने पे मेरा 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी तो 1 लाख रुपए खर्च हुआ मेरा। तो जो 1 लाख रुपए खर्च हुआ बाइक खरीदने में, तो बाइक का बेनिफिट 1 साल के अंदर उठाऊंगा या मोर देन 1 ईयर उठाऊंगा? सर मोर देन 1 ईयर उठाऊंगा। तो ऐसा खर्चा जो आप कर रहे हो और उसका बेनिफिट 1 से ज्यादा साल के लिए आप कंज्यूम करते हो, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जितनी भी एसेट्स होती है आपकी, बिल्डिंग खरीदना, बाइक खरीदना, मशीन खरीदना, ये सब नेचर क्या है? किस नेचर के खर्चे? कैपिटल नेचर के, क्योंकि इनका बेनिफिट, इन जो चीज आ रही है हमारे पास खर्च करने पे, उनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर उठा रहा हूं। अब बाइक खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर बाइक में जो पेट्रोल डलवाऊंगा उसका बेनिफिट तो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम ही कर लूंगा। अरे मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया, 5 दिन में खत्म हो जाएगा चलाऊंगा तो। दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो हम कर रहे हैं और जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। हालांकि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो जो आपका अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैपिटल कॉस्ट और रिवेन्यू कॉस्ट होता है, बस यही है। अब बताओ, जिसने मैंने लिख दिया है कि जो यहां पर कैपिटल कॉस्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो यहां पर रिवेन्यू कॉस्ट है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो रिवेन्यू खर्च एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम खर्च करते हैं और जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर उठाते हैं, वो हमारी रिवेन्यू कॉस्ट है। इसमें अलग तरीके से क्या लिखा हुआ है? इफ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, सच कॉस्ट मेंटेनिंग द एसेट, एसेट को मेंटेन करना, एसेट की सर्विस कराना। मैंने बाइक खरीदी, मैं सालाना सर्विस कराता हूं, वो मेरी रिवेन्यू कॉस्ट मानी जाएगी। पर बाइक खरीदना वो मेरी कैपिटल कॉस्ट है। मैं मशीन खरीदता हूं, तो ऐसी कॉस्ट जो आप खर्च कर रहे हो, जो चीज आ रही है उससे आप अर्न कर रहे हो, जैसे कि मशीन खरीदना खर्च है, मेरा कॉस्ट है। मशीन खरीदने में जो कॉस्ट मेरी इनकर्ड हुई कैपिटल मानी जाएगी, क्योंकि इससे आप अर्निंग करोगे। और मशीन को रिपेयर कराने की कॉस्ट रिवेन्यू मानी जाएगी, क्योंकि आप मेंटेन करना है आपको मशीन को। बाकी बच्चे बताएंगे, क्लियर है? बाकी बच्चे सो गए क्या? कहाँ गए भैया? सेम ये वही है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं क्योंकि हमें उससे अर्निंग करनी है, ऐसा खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कंप्यूटर, उसका यूज करके हम कमाते हैं। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ मेंटेन करने के लिए होता है एसेट को।
बाय टाइम, टाइम की वजह से। एक होती है दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर बीइंग इनकर्ड आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। सच कॉस्ट अवेलेबल ओनली व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर हैज बीन स्टार्टेड। प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है जो पहले हमने निकाल ली। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले निकाल ली। मेरी बात सुनो, मैं ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं 2 एग्जांपल में खत्म कर दूंगा ये पूरा। ये पेन मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, इस पेन को बनाने में मेरा खर्चा हुआ, पहले मटेरियल लगा, मेरे लेबर लग गए, मेरे एक्सपेंसेस लग गए। तो मैंने बताया कि एक पेन बनाने में मेरा क्या खर्चा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि एक पेन बनाने में 20 रुपए का मटेरियल लगा, 20 रुपए के लेबर लगे और 10 रुपए के एक्सपेंस लगे। तो मुझे बताओ इस पेन को बनाने की कितनी कॉस्ट आई? आप कहोगे 50 रुपए। 20 रुपए का मटेरियल, 20 रुपए के लेबर और बाकी सारे एक्सपेंस 10 रुपए के मिला लो तो होगी 50 रुपए की। जब मैं कोई प्रोडक्ट बना लेता हूं, बनाने के बाद उस पर यह देखता हूं कि कितना खर्चा हुआ इस प्रोडक्ट को बनाने में, उस खर्चे के टोटल करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमारा इतना खर्चा हो चुका है टोटल। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल 2 सुनो। मैंने एक पहले एग्जांपल में क्या दिया, ये प्रोडक्ट मैंने बना लिया, ये प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये देखा कि कितना खर्चा हो गया। तो जितना खर्चा हो गया एक प्रोडक्ट को बनाने में वो होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। कि प्रोडक्ट बनेगा, बनते हुए जो खर्चा होगा एक्चुअल खर्चा, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आती है। अब मैं कह रहा हूं ये प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, ये पेन मुझे बनाना है, तो मैंने कहा कि इस पेन बनाने में मेरी क्या कॉस्ट आएगी। अब मैं पहले से डिटरमाइन कर रहा हूं, अभी पेन बनाना स्टार्ट नहीं करा, उससे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं, एक अनुमान लगा रहा हूं कि इस पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो मैंने अनुमान लगाया इस पेन को बनाने में 15 रुपए का मटेरियल लगेगा। अभी पेन बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी पेन बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। इस पेन को बनाने में मैंने अनुमान लगा रहा हूं कि इस पेन को बनाने में क्या कॉस्ट आएगी। तो पेन को बनाने में मैंने अनुमान लगाया 15 रुपए मटेरियल लगेगा, 15 रुपए लेबर और 5 रुपए एक्सपेंस। तो मेरे अनुमान यह आया कि इस पेन को बनाने में मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट आएगी 35 से 40 रुपए की कॉस्ट आएगी। पेन बनाना स्टार्ट नहीं करा, पेन मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जब आप किसी प्रोडक्ट की अनुमानित कॉस्ट निकालते हो, फोरकास्ट करते हो, एज्यूम करते हो, एजम्पशन करते हो कि क्या कॉस्ट आएगी इसको बनाने में, वो होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले की कॉस्ट प्री डिटरमाइंड, और मैन्युफैक्चरिंग करते हुए करने की बाद की कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? तो प्री हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगी? द कॉस्ट विच आर असर्टेन। हिस्टोरिकल कॉस्ट आप असर्टेन मतलब निकालोगे तभी, आफ्टर बीइंग इनकर्ड, जब वो खर्च होगी तभी निकाल सकते हो। अरे एक पेन को बनाने कितने का मटेरियल लगा? 20 रुपए का। जब खर्च हो जाएगी तभी आप निकाल सकते हो उसकी कॉस्ट, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। सच कॉस्ट प्री डिटरमाइंड में, सच कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेट कर रहा है, अनुमान लगा रहे हो कि कंप्यूटर इन एडवांस, कंप्यूटर नहीं कंप्यूट आएगा यहाँ पर, कंप्यूट इन एडवांस। एडवांस में मैं कंप्यूट करता हूं बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट स्टार्ट। किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जब मैं उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अनुमान लगाता हूं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई घर बनाते हो तो आप अनुमान लगाते हो ना कितने तक का बन जाएगा मेरा घर, वो होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और फिर आप घर बनाना चालू करते हो, फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली में तो इतने रुपए लगे, वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ में आया? आप अपने घर को देख लो, कभी ना कभी तो बनवाया होगा अपने घर। अपने घर बनाने में क्या होगा, आपने ये पता पहले आपने अनुमान लगा होगा, आपने अनुमान लगाया होगा यार कितने रुपए लगेंगे इस घर को बनाने में, है ना? तो उसको बोलेंगे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। बनाने से पहले अनुमान जो लगाते हो आप कॉस्ट का, और बनाने के बाद खर्च करने के बाद जब कॉस्ट में खर्च कर देता हूं उसके बाद जब करते हो टोटल, वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करूं, एक होता है बजटेड कॉस्ट, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले नोट पढ़ो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो चाहे बजटेड कॉस्ट ले लो, दोनों ही प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो चाहे बजटेड कॉस्ट ले लो, दोनों ही प्री डिटरमाइंड होती है। दोनों ही प्रोडक्ट के बनाने से पहले एस्टिमेट कराई जाती है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि हमारे फ्यूचर में कितने खर्चे होने वाले हैं। मेरे को घर बनाना है मान लो अपना,
मैं चाहता हूं मुझे 2 मंजिल घर बनाना है, तो मेरा 2 मंजिल घर बनाने में कितना खर्चा आएगा, दैट इज कॉल्ड बजट, है ना, बजट कॉस्ट। और मैं जब ये कहता हूं कितना खर्चा आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आप ये अनुमान लगाते हो कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने रुपए में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यही मोबाइल की बात कर लेता हूं, तो मैंने कहा मान लो ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी क्या करेगी, ये पहले एक मोबाइल की कॉस्ट पता लगाएगी और एक टारगेट डिसाइड करेगी कि ये मोबाइल कम से कम 20,000 रुपए का बन जाएगा, ऐसे करके मोबाइल 20,000 का बन जाएगा। ये हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले ये टारगेट रखते हो कि यार ये प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए का प्रोडक्ट बन जाएगा, हमने कहा कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा 20,000 रुपए का, ठीक है, तो ये होगी स्टैंडर्ड। जबकि बजटेड कॉस्ट में क्या होता है, हम प्रोडक्ट कितने का बन जाएगा ये अनुमान नहीं करते, हम कहते हैं कितना खर्चा आएगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको कहते हैं बजटेड कॉस्ट। तो बजटेड में हम क्या करते हैं, फ्यूचर खर्चों के अनुमान करते हैं कि फ्यूचर में हमारे खर्चे कितने होंगे। जब हम फ्यूचर के खर्चों का अनुमान करते हैं कि यार मेरा घर बनाने में मुझे 10 लाख रुपए लगेगा, मेरा घर बनाने में मेरे खर्चे 10 लाख रुपए के आ जाएंगे, 10 लाख के खर्चे हो जाएंगे मेरा घर बनाने में, मतलब मेरा घर बनाने में मुझे 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मेरे, जब मैं घर बनाना स्टार्ट करूंगा तो मेरा 10 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। तो घर बनाने से पहले आपने फ्यूचर के खर्चों को जब अनुमान लगाया, उसको बजटेड कॉस्ट कहते हैं। 10 लाख रुपए आपकी बजट कॉस्ट है। अब आपने कहा कि यार नहीं 10 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ये तो ठीक है, पर आपका घर 9 लाख में बनकर तैयार हो जाएगा, तो घर बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, इसका जब आप अनुमान लगाते हो तो वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो देखो, अब बजटेड कॉस्ट इज अ फोरकास्टेड कॉस्ट, फोरकास्टेड कॉस्ट फ्यूचर एक्सपेंस। जब हम फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना फ्यूचर खर्चों का। जब मैं फ्यूचर खर्चों के अनुमान लगाता हूं, उस कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट कहा जाता है। दैट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू इनकर इन अ फ्यूचर, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने में फ्यूचर में खर्च करेगी, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी। एक प्रोडक्ट बनानी चाहती है कंपनी, ठीक है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा करने वाली है, उस खर्चे का अनुमान लगाना बजटेड कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट सेम है? नहीं तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई करें। डायरेक्ट कॉस्ट तो वो होगा जो हम खर्च करेंगे, फिर हम पता लगेगा कि भाई कितना खर्च होगा। ना ना, सेम नहीं होता भाई। बजटेड कॉस्ट तो क्या है, अनुमान लगा रहे हैं। बजटेड कॉस्ट के अंदर क्या अनुमान लगाओगे, सर मटेरियल कितना खर्च होगा। अब मटेरियल 2 प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। तो बजटेड कॉस्ट है कि मटेरियल टोटल कितना खर्च होगा, फिर मटेरियल के 2 टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो चलते हैं ऐसे। बजटेड का मतलब ये है कि मेरा कितने रुपए का मटेरियल लग जाएगा, कितना डायरेक्ट लगेगा, कितना इनडायरेक्ट लगेगा, ऐसे बजट बनाना। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ो। स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में, द स्टैंडर्ड यूजुअली रेफर टू द प्रोजेक्ट अमाउंट पर यूनिट ऑफ प्रोजेक्ट, पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट, सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। इन सिंपल वर्ड, द टर्म स्टैंडर्ड रेफर टू स्पेसिफिक कॉस्ट पर यूनिट। जब आप एक प्रोडक्ट की यूनिट का कॉस्ट, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 लाख पेन बनाने हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो 1 लाख पेन कितने रुपए के बनेंगे, 1 लाख पेन में कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा। जब आप इसका अनुमान लगाते हो तो बजटेड कॉस्ट होता है। और जब आप एक पेन कितने रुपए का बनना चाहिए, कितने रुपए का बनना चाहिए, कितने रुपए का बनना चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 बातों का ध्यान रखना। पेन, ठीक है, देखो ध्यान सबसे, एक पेन का मैन्युफैक्चरिंग करना है मुझे, ठीक है, एक पेन की मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब यहां पर 2 चीज आएगी, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा एक्सपेंस आएगा। हिंदी में समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा। या तो मैं ऐसे पूछूंगा कि इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, या इस पेन को बनाने में, इस पेन को बनाने में, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, आएगा और आया, फर्क है इसमें। आया का मतलब जो हो चुका, मतलब एक्चुअल कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको,
एक्चुअल कॉस्ट। इतना खर्चा आया मेरा, आ गया, कितना खर्चा मेरा आ गया, कितना आएगा, आएगा मतलब अनुमान लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड बजटेड। तो बजटेड कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा और इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में क्या होता है कि जो खर्चा हुआ है, जो खर्च मेरा हुआ है उस पेन को बनाने में, वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। बजटेड का मतलब क्या है, उस पेन को बनाऊंगा तो बनाने से पहले अनुमान लगा रहा हूं, यार इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा मेरा, दैट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये पेन कितने में बन जाना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं, ये पेन कितने में बन जाना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझ में आया, ये पेन कितने में बन जाना चाहिए, ये पेन कितने में बन जाएगा, ये पेन कितने में बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन कितने बन जाएगा, तो मैंने एक टारगेट सेट करा। स्टैंडर्ड के अंदर ना हम टारगेट सेट करते हैं। स्टैंडर्ड क्या सेट करा था हमने, टारगेट क्या सेट करा, कितने में बन जाएगा ये पेन। हमने कहा था ये पेन हमारा बन जाएगा 50 रुपए में, ये टारगेट सेट करा कि हाँ ये पेन बन जाएगा 50 रुपए में। यार अभी मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करी, बस पहले से सेट कर रहा हूँ कि यार ये पेन तो 50 रुपए बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने अनुमान लगाया, अच्छा 50 रुपए बन जाएगा। आप कह रहे हो कि टोटल खर्चा इस पेन को बनाना 50 रुपए आएगा। अब एक एक करके खर्चे का अनुमान लगा रहा हूँ, मेटेरियल इतने का लगा इतना, तो मैं जब खर्चे का अनुमान लगा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये पेन में जो खर्चा होगा 45 रुपए का टोटल खर्चा होगा, पेन में मेरा 45 रुपए खर्च हो जाएगा बनाने में, और हद मार के जाए तो 50 रुपए का बनकर तैयार हो जाएगा। तो कितना खर्चा आएगा, मैंने कहा 45। कितने में बन जाना चाहिए, मैंने कहा अन्य और खर्चा लगा लोगे तब भी 50 में बन जाना चाहिए। पर पेन बना पता है कितने में, 60 रुपए। महंगा हो गया मटेरियल, पेन को बनाने वाला मटेरियल जो यूज होता है महंगा हो गया और बना 60 रुपए में। कितना खर्चा आएगा एक पेन को बनाने में, 45 रुपए, दैट इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। कितने में बन जाना चाहिए ये पेन, 50 रुपए में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। इतने में बनाकर तैयार करना है, पर बना कितने में, 60 रुपए में। मतलब हमने स्टैंडर्ड सेट करा था 50 में बनेगा, पर बना हुआ एक्चुअल में 60 रुपए, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। मैनेजमेंट में पढ़ते हो ना आप, डेविएशन मैनेजमेंट बताओ। आप क्या करते हो यहाँ पर कि ये 10 रुपए एक्स्ट्रा कहां से खर्च हुए, तो आप करते थे कंट्रोलिंग। याद करो, प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या करते थे, प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने का प्लान करते थे, कैसे बनाना है, कितने में बन जाएगा, कितना खर्चा आएगा इस प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। और जब आप कंट्रोलिंग में आते थे फिर कहते थे कि प्लान जो सेट करा था उसको कंट्रोलिंग में आकर क्या करते थे, कंपेयर करते थे। पढ़ा या नहीं पढ़ा मैनेजमेंट में, आगे पढ़ोगे, आईसी फाउंडेशन लेवल पर पढ़ोगे कि 60 रुपए का बना एक्चुअल में, पर प्लान करा था कि 50 का बन जाएगा, स्टैंडर्ड था 50 का बन जाएगा, पर बना 60 रुपए में। किस वजह से ये रेट बढ़ा, किस वजह से ये डिफरेंस आया। हाँ सर, वो हमने जब हमने अनुमान लगा रहे थे कि 50 बन जाएगा, उस टाइम मटेरियल था 10 रुपए का एक। अब आगे जाकर जब हमने बनाना चालू करा तब मटेरियल हो गया 15 रुपए का एक। मटेरियल के महंगे होने की वजह से ये डेविएशन आया, डिफरेंस आया, तब अनुमान लगाते थे, है ना। और किस वजह से 10 रुपए का डिफरेंस आया, हो सकता था जब हमने अनुमान लगाया तब लेबर एक घंटे एक दिन की लेबर 500 रुपए की थी, और जब प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो एक दिन की लेबर 550 मांगने लगी। तो लेबर के रेट महंगे होने की वजह से भी ये डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है सर, दैट इज कॉल्ड। समझ में आ गया, ये लाइन पढ़ो, खत्म हो गया। लो जी, हमने जल्दी कर लिया है। लास्ट हमारा बच गया है ये एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होती है। देखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट कैन इनकर्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट इंटेंडेड फॉर सेल है। द प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, सिंपल है, इसको पढ़ने की भी नहीं तब भी आप समझ जाओगे। जो प्रोडक्ट आप बेचने के पर्पज से बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में होने वाला खर्चा प्रोडक्ट कॉस्ट है। खत्म। क्या बोलूँ अब इसमें, मैं ये पेन बना रहा हूं, किस पर्पस के लिए बना रहा हूं कि आगे मैं इसको बेचूंगा, तो उस पेन में बनने वाली, इस पेन को बनाने की कॉस्ट, सिर्फ बनाने की कॉस्ट, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट कॉस्ट होती है बनाने की, इनडायरेक्ट नहीं होती बनाने की, वो इनडायरेक्टली लगती है। भाई फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट होगी वो बनाने की है, ऑफिस के अंदर भेजने का खर्चा, बेचने का खर्चा, वो सारा जुड़ता तो है, पर यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है सिर्फ बनाने की कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री तक का खर्चा प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जुड़ता है। इनडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जुड़ते। ठीक है, सिर्फ बनाने की कॉस्ट। इन सिंपल वर्ड, प्रोडक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिर्फ बनाने का खर्चा कितने का हुआ,
सर बनाने का खर्चा 50 रुपए का हो इस पेन को, ये होगी प्रोडक्ट कॉस्ट। इस पेन को बनाने का खर्चा 50 रुपए, बट क्योंकि इस पेन को मैं आगे बेचूंगा, क्योंकि इस पेन की कॉस्ट निकालने के लिए ऑफिस में स्टाफ बैठे हैं, तो ऑफिस का खर्चा भी जोड़ूंगा, 10 रुपये 20 रुपये ऑफिस का जोड़ा, सेलिंग का खर्चा जोड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ा, और फिर प्रॉफिट जोड़ा, तब जाकर मैंने 150 का बेचा। 50 में मेरी ऑफिस के खर्च लग गए, 20-30 रुपये सेलिंग के लग गए, तब जाकर 150 का बेचूंगा। पर बनाने की कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 50 रुपये। दैट इज कॉल्ड क्या? दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। वर्षा कह रही है आर्ट्स स्टूडेंट मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये बातें समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नहीं समझ में आई तो आपको मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा दोबारा, पर मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा कि किसी प्रोडक्ट को शुरुआत में हम प्लान करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने का बन जाना चाहिए। हमने कहा 50 का बन जाएगा ये पेन, पर एक्चुअल में ये पेन कितने का बना? 60 रुपए का। अब मैंने देखा कि यार 10 रुपए कैसे बढ़ गया, मैंने तो एक एस्टिमेट बनाया था कि ये पेन 50 का बन जाएगा, पर ये 60 का क्यों बना मेरे से? मेरे कहाँ ज्यादा खर्चा हो गया, कहाँ मेरी एस्टिमेशन जो है वो मेरा एक्चुअल में गड़बड़ हुई, कहाँ हुई मेरी गड़बड़, कहाँ मैंने अनुमान और मेरा जो एक्चुअल वो गलत हुआ। फिर मैंने देखा अरे यार यहाँ मटेरियल का रेट मैंने अनुमानित में एस्टिमेट करते टाइम 10 रुपए लगाया था और प्रोडक्शन करते टाइम मटेरियल का रेट बढ़ गया। तो मटेरियल के प्राइस महंगे होने से, लेबर के प्राइस महंगे होने की वजह से ये डिफरेंस आया। क्या? तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपैरिजन करते हैं। इसको कंपैरिजन करने के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है सीएमए इंटरमीडिएट में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यही कंपेयर करते हैं कि जो मैंने अनुमान करा था और जो मेरा एक्चुअल आया उसमें डिफरेंस क्यों आया, वेरिएशन क्यों आया। ठीक है सर, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं? ऐसी कॉस्ट जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हुई है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और वो होती है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक की कॉस्ट। ऑफिस की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की, सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जुड़ती। जबकि पीरियड कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो किसी पीरियड पे खर्च करते हैं। जैसे कि मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, एक पीरियड की दे रहा हूं ना, एक पर्टिकुलर पीरियड की, 1 महीने की सैलरी, 1 महीना पीरियड हो गया। मैं 1 साल का रेंट दे रहा हूं किसी को, तो 1 साल पीरियड हो गया। तो पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम पीरियड वाइज पे करते हैं। जैसे कि रेंट देना, एक रेंट दिया 1 महीने का रेंट, वो पीरियड कॉस्ट हो गया। सैलरी देना पीरियड कॉस्ट हो गया। तो पीरियड कॉस्ट इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर जब हम कॉस्ट खर्च करते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा टाइम के बेसिस पर या प्रोडक्शन के बेसिस पर? अगर आपको ऐसे करके 100 पेन बनाने हैं तो 100 पेन बनाने जितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। 50 बनाने तो 50 जितना, तो टाइम के हिसाब से तो रॉ मटेरियल नहीं खरीदता ना मैं, टाइम के हिसाब से। पर लेबर को जो पेमेंट करता हूं वो टाइम के हिसाब से करता हूं कि कितने घंटे काम करा, तो लेबर जो है वो पीरियड कॉस्ट में कवर हो जाएगा। तो ऐसी खर्च खर्चा जो टाइम के बेसिस पर होता है, मैं वर्कर को सैलरी देता हूं मंथली, लेबर को सैलरी देता हूं मंथली, किसी को पर डे की सैलरी दे रहा हूं, रेंट में पे कर रहा हूं मंथली, तो जो टाइम के बेसिस पर आप पेमेंट करते हैं वो आपकी कहां आ जाती है? पीरियड कॉस्ट आ जाती है। बस इतना ही था। अब नीचे क्या कह रहा है? प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो ऐसी कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग में आपको खर्च करनी ही पड़ेगी। व्हाइल पीरियड कॉस्ट आर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इनकर्ड विद एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? एक तो फाइनेंशियल ईयर हुआ और एक कैलेंडर ईयर हुआ। फाइनेंशियल, अच्छा जो बच्चा आर्ट साइड से है ना वर्षा, आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग ध्यान से देखना है कि समझ नहीं आएगी फिर अकाउंटिंग। रोज की 2 वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की क्लास ध्यान से देखेंगे आपको, ठीक है? आगे मैं कह रहा था जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। जबकि पीरियड कॉस्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सिर्फ पीरियड वाइज जो कॉस्ट पे करा। जैसे कि पूरे 1 साल में कितनी कॉस्ट पे करी आपने, कितना खर्चा हुआ, पूरे साल का खर्चा, साल मतलब सालाना खर्चा पे करना, या रेंट मंथली रेंट पे कर रहे हो, तो जो टाइम के बेसिस पर आप पेमेंट करते हो उसको पीरियड कॉस्ट में कवर करते हैं। लो जी सर, तो यहां पर हमारा मैनेजरियल रह गया, उसके बाद तो खत्म हो लिया। वापसी ऊपर आ जाते हैं। ये देखो, सुनना, मैंने क्या क्या कराया। मैंने आपको नेचर और एलिमेंट बता दिया, ठीक है? मैंने आपको फंक्शन पढ़ा दिए, मैंने आपको डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बताई पिछली क्लास तक। ये मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ रखा है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो अगली वाली होगी। कंट्रोलेबिलिटी वगैरह से आज पढ़ाया, नॉर्मलिटी आज पढ़ाया, कैपिटल रेवेन्यू आज पढ़ाया, हिस्टोरिकल पीरियड में आज कराया, बजटेड स्टैंडर्ड आज पढ़ा दिया, प्रोडक्ट ऑफ पीरियड आज पढ़ा दिया। ये बचा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, मतलब 2 क्लास और 2 क्लास में ये मेरा खत्म हो जाएगा।
क्या खत्म हो जाएगा, ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। पहली क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, और उसके बाद लास्ट क्लास में ये पढ़ेंगे पूरे 5 के 5 टॉपिक। जो लास्ट वाला हमारा ये है मैनेजरियल डिसीजन में मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट, डिफरेंशियल, स्टंक कॉस्ट, ये पूरा 3, 3, 6 और 7 ये हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में होगा, और नेक्स्ट क्लास में वो 3 पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल और उससे नेक्स्ट क्लास में थ्योरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट खत्म। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों, इतना ही पढ़ना है आज की क्लास में।